डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की। इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हम्पी की वास्तुकला है। हम्पी की बात कर ली थी हमने। तो हम्पी की वास्तुकला पढ़ ली थी हमने। वास्तुकला के अलावा आज सूरत की पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग होगी हमारी सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। पश्चिम का प्रवेश द्वार। पश्चिम की तरह जो भी समुद्री मार्ग में जो यात्री है वो सब सूरत के माध्यम से सूरत के शहर से भारत में प्रवेश करते थे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब सूरत के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूरत का नाम आता है। आपको पता होना चाहिए कि सूरत वर्तमान में किस राज्य में है। तो गुजरात में है। ये कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है, उस राज्य में आया हुआ है। और ये भी आप याद कर सकते हो कि सूरत का व्यापार दूसरे देशों के साथ में काफ़ी था। अन्य देशों के साथ में सूरत का व्यापार है वो ज़रूर दूसरे देशों के साथ में था। और सूरत में सूती वस्त्र की अलग अलग बहुत सारी मिलें थी। क्या थी? मिल, कारखाने थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसी कारखानों की वजह से सूरत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना, ये ध्यान रखना है। तो सूरत है वो ध्यान रखना है कि अहमदाबाद के साथ साथ में और भी अन्य प्रमुख केंद्रों में से एक केंद्र था, वाणिज्यिक केंद्र था। सूरत एक वाणिज्यिक केंद्र था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वाणिज्यिक केंद्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर व्यापार होता था। सूरत में विशेषकर क्या होता था? व्यापार। और इसके अलावा सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। सूरत को एक बात ध्यान रखनी है कि मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते हैं। ये बात वेरी मोस्ट है कि मक्का का जो प्रस्थान द्वार है वो सूरत को कहा जाता है। किसको? सूरत को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दो तीन बातें जो यहाँ से आपको ध्यान से रखनी है कि ये गुजरात में है और एक वाणिज्यिक केंद्र है। सूती वस्त्र खूब सारी मिलें हैं, यहाँ व्यापार मुख्य रूप से होता था। और मक्का का प्रस्थान द्वार इसे सूरत को कहा जाता है। ये भी समझना ज़रूरी है कि इसको मक्का का प्रस्थान द्वार क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर हम इस शहर की बात करें, बहुत सारे जो हज यात्री हैं, बहुत सारे जो भारत के मुसलमान लोग हैं जो हज यात्रा पर जाते हैं, वो इसी सूरत से जहाज़ के माध्यम से यहाँ से ही रवाना होते हैं। इसलिए मक्का जाने वाले जो लोग हैं वो यहीं सूरत से जहाज़ से रवाना होते हैं। इसलिए सूरत को आपको ध्यान रखना है कि मक्का का प्रस्थान द्वार कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप अपने जहन में रखेंगे किस प्रकार से मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हज यात्री यहीं से जहाज़ से रवाना होते हैं, ये ध्यान रखना है। सूरत की बात करें तो सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। मैंने एक शब्द कहा है, सर्वदेशीय नगर। सर्वदेशीय नगर का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये जो स्थान है सूरत, वो सूरत सभी धर्मों के लिए और सभी जातियों के रहने का स्थान था। क्योंकि एक व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र होने की वजह से वहाँ पर व्यापार करने वाले, ठीक है, वो सारे वहाँ पर रहते थे। इसलिए अलग धर्म के लोग व्यापार करने वाले थे तो वो सारे इस जगह पर रहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दो तीन बातें मैंने जो बताई हैं कि वाणिज्यिक केंद्र के रूप में सूरत उभरा है और एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ पर सभी जाति और धर्म के लोग रहते थे। अगर मैं उन धर्मों की बात करूँ और उनकी अलग अलग जातियों की बात करूँ तो 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में, 17वीं जो शताब्दी है उसमें
उस समय इस सूरत के अंदर पुर्तगाली भी रहते थे। कौन? पुर्तगालियों का भी निवास था। डच है वो भी रहते थे, अंग्रेज वो भी यहाँ रहते थे। और इनके पुर्तगालियों के, डच के, अंग्रेज़ों के 17वीं शताब्दी में सूरत नामक स्थान पर, सूरत शहर में उनके कारखाने थे। क्या थे उनके? कारखाने, या उनके माल के गोदाम भी थे। माल के क्या थे? गोदाम थे। इसका मतलब ये हुआ कि सूरत में इन अंग्रेज़ों का, डचों का और पुर्तगालियों का यहाँ पर माल के गोदाम होने की वजह से, कारखाने होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो ये है कि ये पश्चिम का प्रवेश द्वार है और गुजरात में स्थित है, एक वाणिज्यिक केंद्र है और इसके अलावा सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम से आ सकता है, क्योंकि यहाँ हज यात्री लोग यहीं से जहाज से रवाना होते हैं। 17वीं शताब्दी की बात करूँ तो पुर्तगाली यहाँ रहते थे, डच रहते थे और अंग्रेज, इनके यहाँ पर कारखाने और माल के गोदाम थे। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इस सूरत के बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार कुछ वर्णन करता है, उस वर्णन के बारे में बात करते हैं कि एक अंग्रेज इतिहासकार कौन है? अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम था ओविंगटन। तो ओविंगटन ने 1689 की बात करेंगे हम। 1689 में इस सूरत बंदरगाह का वर्णन किया। सूरत, पहली बात तो है, एक बंदरगाह तो है ही है। क्या है? एक बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब तो आप समझते होंगे, एक बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे वह शहर, वह स्थान जहाँ से जहाज़ें आई जाती है, ले जाई जाती है, जहाँ सामान उतारा जाता है, ले जाया जाता है, जहाँ जहाज़ों को ठीक किया जाता है। जिस स्थान से जहाज़ों को लाया जाता है, ले जाया जाता है, जहाज़ों के बारे में काम होता है, जहाज़ों को ठीक किया जाता है, जहाज़ों के लिए फ्यूल भरा जाता हो, वो जो स्थान है समुद्र किनारे, वो आपका बंदरगाह है। तो सूरत भी एक बंदरगाह था जहाँ पर जहाज़ें आती थी, जाती थी, लोग उतरते थे, काम करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपसे ये कहा कि अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1889 में इस सूरत बंदरगाह का वर्णन किया और उन्होंने लिखा अपनी किताबों में कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतम 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाल कर खड़े रहते थे। मतलब 100 से ज़्यादा जो जहाज हैं वो इस एक स्थान पर, कौन से स्थान पर? सूरत स्थान पर खड़े रहते थे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। मतलब ये हुआ कि उस समय ये सूरत बहुत बड़ा बंदरगाह था। इतना बड़ा बंदरगाह था तो एक समय 100 से ज़्यादा बड़े बड़े जहाज हैं वो खड़े रहते थे दूसरे देशों में जाने के लिए। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ नज़र आती है, हमको समझ में आता है कि उस समय 17वीं शताब्दी के समय सूरत कितना प्रमुख केंद्र था, व्यापारिक केंद्र हो या बंदरगाह हो। तो ये बात हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाती है कि हम सूरत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि ये एक वाणिज्यिक केंद्र भी था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उस समय वाणिज्यिक केंद्र सूरत था और इसके अलावा अगर इस बात को समझे तो सूरत में बहुत सारी दुकानें थीं। सूती वस्त्र की दुकानें थीं। किसकी? सूती कपड़े की। इसके अलावा यहाँ पर जो दुकानें थी सूती कपड़े की, जिसमें थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थी। थोक और फुटकर जो कीमतें हैं उन पर यह सामान बेचा जाता था। थोक में मतलब साथ साथ में गोदाम से सीधा जो कपड़ा है सीधा बाहर जाता था थोक मूल्य में, और फुटकर के रूप में एक एक को ग्राहक को बेचना फुटकर के रूप में यह था। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों की वजह से प्रसिद्ध थे। उनके कपड़ों के ऊपर जो जरी का काम है, बारीक वाला काम है, अगर मैं बात करूं तो सूत के कपड़े के किनारे जो डिजाइन की जाती थी सूती वस्त्र पर, वो बड़ी फेमस थी सूरत की, इसलिए इसका कपड़ा है वो प्रसिद्ध था, फेमस था। मतलब ये आपको ये समझना है कि सूरत दरअसल सूती वस्त्र कपड़े का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर जो सूती वस्त्र कपड़ा बनाया जाता था। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उस कपड़े के ऊपर उसके किनारे पर जरी का काम होता था और वो भी सुनहरे रंगत से बड़े सुंदर रूप से।
और इस वजह से ये जो कपड़ा है सूरत का, वो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम एशिया है, इसके अलावा अफ्रीका है या यूरोप है, उनके बाज़ारों में जाता था। यहाँ के बाज़ार में सूती वस्त्र जो कपड़ा था, वो लोगों का जो पहनावा था वो उस सूती वस्त्र कपड़ों में सूरत का था। मतलब ये समझना है आपको कि उस समय सूरत की क्या कंडीशन थी 17वीं शताब्दी में। मैंने आपको कहा कि वहाँ पर बहुत सारे कारखाने, माल गोदाम थे। दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि दरअसल उस समय प्राचीन समय में 17वीं शताब्दी में ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहाँ लगभग 100 से ज़्यादा एक समय में जहाज़ रहते थे लंगर डाले हुए। ये जो बात है वो ऑविंगटन ने अपने इस इतिहासकार के रूप में किताबों में लिखा है। 1689 ईस्वी के लमसम उसने ऐसा जिक्र किया है। सूती वस्त्र कपड़ा की दुकानें खूब सारी थी, वहाँ पर थोक और फुटकर के रूप में सूती वस्त्र कपड़ा खरीदा जाता था। यहाँ का जो सूती वस्त्र कपड़ा है वो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों में भी था। राज्य ने मतलब विश्व के सभी भागों में अपने नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अनेक विश्राम गृह बने हुए थे सूरत के अंदर। तो सूरत में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लोग बाहर से आते थे जाते थे, तो रहने के लिए यहाँ विश्राम गृह बनाए हुए थे, बैठने के लिए, आराम करने के लिए लोगों के लिए। तो ये सुविधाएं थी उस समय, और बड़े बड़े भवन भी थे वहाँ पर सूरत में। इसके अलावा और भी मनोरंजन के स्थल भी थे सूरत में, ताकि बाहर से कोई लोग आएँ तो आराम से घूमें, काम करें यहाँ पर। तो मनोरंजन के स्थल थे, बड़े बड़े भव्य थे, विश्राम गृह थे। और इसके अलावा सूरत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, महाजन लोग हैं, उन सब की कंपनियां थी। सूरत में जो कंपनियां हैं, अलग अलग छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बड़ी, अंग्रेज़ों के अलावा महाजनों की जो सेठ लोग हैं उनकी भी थी, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहता है। तो 2-3 बातें सूरत के बारे में ये भी जानना है कि उस समय क्या क्या कंडीशन थी। उस समय की हम कंडीशन पढ़ रहे हैं 17वीं शताब्दी की, कि उस समय क्या सिस्टम था सूरत के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सूरत से जो जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, हुंडियों का मतलब क्या हुआ कि हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, कायरा इराक में, बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। देखो एक शब्द आया हुंडियों, हुंडियों। एक बात ध्यान रखना है कि हुंडियों का जो व्यापार है, इनका बड़ा बड़ा व्यापारों में उपयोग होता था। अगर सबकी बात करें तो सबका मतलब ही पता होना चाहिए। एक हुंडी दरअसल एक ऐसा दस्तावेज था, क्या था, एक दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा की गई रकम दर्ज रहती थी। क्या रहती थी? रकम। और इसका मतलब ये हुआ कि इस हुंडी को कहीं भी दूसरे स्थान पर अगर हम प्रस्तुत करें तो हमें वो राशि मिल जाती थी। ये ध्यान रखना, एक चेक की तरह था हुंडी। तो मैंने कहा कि उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की कोई भी हुंडी या हुंडियों को दूर दूर का मतलब ये हुआ कि मिस्र है, मिस्र में जो कायरा है जगह है, वहाँ इराक है तो इराक की बात करें तो इराक में बसरा है। और बेल्जियम में, अगर मैं बेल्जियम की बात करूँ तो बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। एंटवर्प का मतलब ये जो बेल्जियम शहर है, यहाँ पर बसरा और कायरा, मिस्र में कायरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प, यहाँ पर हुंडियों की मान्यता थी। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई रकम दर्ज की जाती थी, और उसको किसी दूसरे स्थान पर अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो अपन को जो रकम उस पर दर्ज की गई है
वो अपन को मिल जाती थी। इस बात को आप ऐसे समझेंगे, एक ऐसा कागज़, जैसे मान लो ये कागज़ है, इस पर 100 रुपये लिखा हुआ है, साइन वगैरह सब किए हुए हैं, सिस्टम वगैरह सूरत के अंदर से जारी किया हुआ है। इस कागज़ को, दस्तावेज को आपने मान लो मान लेते हैं कि आप बसरा इराक़ में गए और एक कागज़ आपके पास में है और आपको पैसे चाहिए, तो आप वहाँ लेकर गए, तो वहाँ आपने ये प्रस्तुत किया, तो आपको 100 रुपये बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपके पास में ये हुंडी दस्तावेज है वो है। तो जो हुंडी सूरत से जारी होती थी उनका अगर महत्व देखें तो मिस्र में काहिरा है, इराक़ में बसरा और बेल्जियम के अंदर एंटवर्प स्थानों पर बड़ा महत्वपूर्ण था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन स्थानों पर इनका बड़ा महत्व था। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सूरत एक उस समय व्यापारिक केंद्र था, मुख्य केंद्र था। तो सूरत का अगर हम वाणिज्यिक रूप से व्यापार देखें तो अन्य देशों में काफ़ी था और इसका महत्व भी था, उसकी भी बात करते हैं हम। लेकिन एक बात करें कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का पतन होना शुरू किया था। जब 17वीं शताब्दी ख़त्म हो रही थी तब लगभग सूरत का पतन होने लगा। इसके 2-3 कारण भी आते हैं कि क्यों आखिर 17वीं शताब्दी के बाद में जो सूरत है उसका पतन होने लग गया था। हम उन कारणों को भी पढ़ेंगे कि आगे कौन सी ऐसी वजह रही है जिसे सूरत पहले एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते उसमें कुछ पतन या उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं, उसकी बात करेंगे। अगर हम कारण देखें कि किस वजह से सूरत एक अधपतन के रूप में कमी उसमें नज़र आती है, धीरे धीरे उसका विकास रुक जाता है या उसमें कमी आती है, जो भी है। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, मुग़ल साम्राज्य का मतलब समझ में आ गया होगा कि 1707 के बाद लगभग मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है वो या जो जड़ है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और ये एक तरह से मुग़ल सम्राटों में अंतिम मुग़ल सम्राट था, महत्वपूर्ण। इसके बाद और भी मुग़ल सम्राट हुए हैं, लेकिन वो आपस में सत्ता के लालच की वजह से और आपसी लड़ाइयों की वजह से उनका कोई महत्व नहीं रहा और फिर अंग्रेज भी आ गए थे। लेकिन 1707 तक औरंगजेब का महत्व रहता है और जब इसका पतन हो गया मुग़ल साम्राज्य का, तो धीरे धीरे पतन होने के बाद में अब बाज़ारों में और उत्पादकता में हानि होने लग गई। क्या होने लगी? हानि होने लग गई। और हानि होने की वजह से पुर्तगाली हैं या जो अंग्रेज हैं उनका धीरे धीरे समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और मुंबई, जो वर्तमान में मुंबई है, वहाँ पर आपस में एक तरह से प्रतिस्पर्धा चलने लगी थी। और 1668 के अंदर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना जो मुख्यालय है, जो प्रमुख मुख्यालय है, वो मुंबई में स्थापित कर लिया था। क्या कर लिया था? मुंबई में। ये ध्यान रखना है आपको। मुंबई जो वर्तमान में नाम है उसमें मुंबई नाम था, वहाँ कर दिया। और अंग्रेज़ों ने अपनी जो मुख्यालय की बात की है ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई में खोल दिया। इसलिए आज भी वर्तमान में सूरत एक वाणिज्यिक केंद्र बना तो है, जो प्राचीन समय से हैं। लेकिन जब हमने बात की है कि मुग़ल सम्राट या मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होने के बाद में अंग्रेज़ों और पुर्तगाली के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के लिए धीरे मुंबई पर नियंत्रण करती हैं और वहाँ पर अपनी कंपनी का मुख्यालय वगैरह खोल देती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी बात आप आराम से समझ सकते हो कि किस प्रकार से ध्यान रखना आपको कि इस प्रकार से सूरत है इसका महत्वपूर्ण केंद्र है। ये बात आप समझ लेंगे आराम से। तो सूरत की बात कर ली है, अब बात करते हैं हम मछलीपट्टनम का, कि मछलीपट्टनम किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा।
ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी हमारी मसूलीपट्टनम। पहली बात है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है, एपी जिसको बोलते हैं। एपी, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। और अगर इस नगर की बात करें मसूलीपट्टनम की, तो ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर या नदी है, उसके डेल्टा पर स्थित है, उसके डेल्टा पर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर मसूलीपट्टनम स्थित है। और 17वीं शताब्दी में ये जो मसूलीपट्टनम है वो अलग अलग गतिविधियों के लिए प्रमुख नगर था, ये ध्यान रखना है आपको। महत्वपूर्ण नगर के रूप में उभरा है 17वीं शताब्दी के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मसूलीपट्टनम की, तो यहाँ पर हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो दोनों की अपनी अपनी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। कौन कौन सी? एक तो हॉलैंड की कंपनी है, इसके अलावा इंग्लैंड, कौन सा? इंग्लैंड। इन दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो इस जगह पर मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण स्थापित, कंट्रोल का स्थापित करने का प्रयास करती हैं। ये बात आपको समझनी है। तो मैंने आपको ये कहा है कि हॉलैंड और इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वो मसूलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं और प्रयास करती हैं, कोशिश करती है कि हमारा यहाँ पर नियंत्रण हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात समझें तो इसकी वजह भी रही है। वजह अगर बात समझे, मैंने एक बात आपसे जो कही है कि हॉलैंड और इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वो इस जगह पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मसूलीपट्टनम है वो एक तट पर स्थित है, एक बंदरगाह रूप में उभर सकता है, और ये आंध्र तट का महत्वपूर्ण पत्तन है, बंदरगाह है इसलिए। तो आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने की वजह से, पतन होने की वजह से इस पर सबका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, ऐसा इन कंपनियों का मानना है कि हम यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करें, इसलिए यहाँ पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं। मसूलीपट्टनम का जो किला है, मसूलीपट्टनम के अंदर एक किला है और उस किले का निर्माण है वो हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। हॉलैंड के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक किला बनवाया, हॉलैंड वासियों ने, ये ध्यान रखना है आपको। तो हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम के अंदर एक किला का निर्माण किया है। इधर इंग्लैंड और हॉलैंड दोनों यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक समुद्री तट पर स्थित महत्वपूर्ण नगर है आंध्र प्रदेश का, और व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं ये दोनों कंपनियाँ। तो हमने सूरत की जो बात की है, इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूरत एक व्यापारिक केंद्र था उस समय 17वीं शताब्दी में। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य खत्म होने के कारण इसमें कुछ व्यापार और उत्पादकता में कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे ये महत्वपूर्ण केंद्र न बन करके वाणिज्यिक केंद्र ही बना रहता है। इसके अलावा मक्के का जो प्रस्थान द्वार है वो सूरत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हज यात्री यहीं से जहाज के माध्यम से रवाना होते हैं, आते जाते हैं, इसलिए ये सूरत एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप आराम से समझ सकते हो। इसके अलावा हमने मसूलीपट्टनम की बात कर ली है, किस प्रकार से मसूलीपट्टनम उस समय एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा है, और यहाँ पर हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों की कंपनियाँ अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो हुंडी है जो सूरत द्वारा जारी की जाती थी, जिसका महत्व मिस्र में काहिरा और इराक के अंदर बसरा और बेल्जियम के अंदर एडवर्प स्थानों पर था, क्योंकि
ये महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था और जितना उस दस्तावेज रुपये लिखे हुए हैं, पैसे लिखे हुए हैं, उतनी कीमत उसको आगे उन स्थानों पर मिल जाती थी। ये बात ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैंने आराम से बताया है, इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना है और साथ साथ में आपको किताब से भी पढ़ना है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।